हमारी शादी का वो सबसे इमोशनल रेट्रोस्पेक्टिव मोमेंट चल रहा था। मेरे पति ने स्क्रीन की तरफ बस एक नज़र देखा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने आव देखा न ताव एक भारी कुर्सी उठाई और पागलपन में उस बड़ी सी स्क्रीन को चकनाचूर कर दिया। मैं वहां वेदी पर खड़ी थी। आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और मैं जोर जोर से हंस रही थी। हाँ, वो वीडियो प्ले करने वाली मैं ही थी। मुझे इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार था। मिस डोरिस नेल्सन और मिस्टर गैरेट डीन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आइए हम सब मिलकर इनकी इस खूबसूरत लव स्टोरी के गवाह बने। वेडिंग ऑफिशिएंट बहुत आराम से और तसल्ली से बोल रहा था। गैरेट ने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। उसके हैंडसम चेहरे पर एक अलग ही उम्मीद थी और उसका वो हमेशा गंभीर रहने वाला चेहरा आज एक बड़ी सी स्माइल में बदला हुआ था। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, डोरिस, हमारी कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं ना साथ में। ब्यूटीफुल मेमोरीज? क्या उसका मतलब उस वक्त से है जब उसने मेरा सिर 5 मिनट तक पानी के अंदर डुबो कर रखा था, या तब से जब उसने मुझे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया था? जब गैरेट को मुझसे प्यार हुआ तो उसने उन सभी लोगों को तबाह कर दिया जिन्होंने कभी भी मेरा वो तमाशा देखा था। वो कहता था कि उसके रहते सिटी एस में किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मेरे बारे में एक शब्द भी गलत बोले। मैंने वहां मौजूद उन अमीर मेहमानों पर एक नज़र डाली जो हमारी सेरेमनी में आए हुए थे। उनके चेहरों पर बधाई देने वाली मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में साफ मजाक और तंज तैर रहा था। कितना अजीब और हास्यास्पद था ये सब। सिटी एस का सबसे एलिजिबल बैचलर गैरेट डीन एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा था जिसे कभी एक खिलौने की तरह पिंजरे में बंद रखा गया था और जिसका सबने मजाक उड़ाया था। जैसे ही बैकग्राउंड में लव स्टोरी का म्यूजिक बजना शुरू हुआ, गैरेट ने बड़ी उम्मीद के साथ स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन अचानक स्पीकर से एक बहुत ही अजीब और कान फाड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बजने लगा। हमारी शादी की तस्वीरों की जगह स्क्रीन पर वो वीडियोस चलने लगे जहां मुझे बुरी तरह अब्यूज किया जा रहा था। वीडियो में रोते रोते मेरी आवाज पूरी तरह भारी हो चुकी थी। वो फुटेज बिल्कुल साफ थी, आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, और इस बेहतरीन क्वालिटी का शुक्रिया तो मुझे गैरेट को ही अदा करना चाहिए। आखिर ये सब उसने खुद अपने हाथों से जो रिकॉर्ड किया था। जैसे ही वो वीडियो स्क्रीन पर आया, गैरेट की आंखें पल भर में खून की तरह लाल हो गईं। वो बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह बर्ताव करने लगा। उसने पास रखी एक कुर्सी उठाई और उस बड़ी स्क्रीन पर पूरी ताकत से दे मारी। वो तब तक उस पर वार करता रहा जब तक कि वो पूरी तरह तबाह नहीं हो गई। स्टेज पर खड़ी मैं इतनी जोर से हंस रही थी कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। हैप्पी वेडिंग, गैरेट। ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। पसंद आया तुम्हें? मैंने कहा। हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगा था और मैं लगभग दोहरी हो गई थी। सामने बैठी ऑडियंस में से एक भी इंसान में फुसफुसाने तक की हिम्मत नहीं थी। सिटी एस के इस अमीर क्लासी सर्कल में हर कोई जानता था कि मैं कितनी बदनाम और गिरी हुई थी। फिर भी आज किसी में मुझ पर हंसने की हिम्मत नहीं थी। गैरेट ने बाद में सब कुछ ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन घावों को कभी भूल नहीं सकती थी। मेरे 22वें जन्मदिन पर उन्होंने उस पिंजरे के पर्दे हटाए जहां मुझे 3 दिनों से भूखा रखा गया था, और अंदर एक जिंदा मुर्गा फेंक दिया। उस वक्त वे सब कितनी जोर जोर से हंसे थे। आज वो सब हंस क्यों नहीं रहे हैं? मैं पढ़ाई में कभी अच्छी नहीं रही। सच कहूँ तो थोड़ी स्लो थी। जब मेरे या लेवल्स के रिजल्ट आए तो मुझे बस एक छोटे से कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन मिल पाया, जबकि मेरी छोटी बहन को एक टॉप रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी दौरान हमारे माता पिता की एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और अपनी बहन से कहा, एफी, तुम यूनिवर्सिटी जाओ, तुम्हारी देखभाल मैं करूंगी। वो रोने लगी और कहने लगी कि वो भी मेरे साथ किसी फैक्ट्री में काम कर लेगी, लेकिन मैंने उसे बहुत बुरी तरह डांट दिया।
मुझे आज भी हमारे उस किराए के फ्लैट की वो गर्मी की दोपहर याद है, जब एफी ने मुझसे कसम खाई थी कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाएगी और मेरी इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगी। उसकी यूनिवर्सिटी की फीस $3000 थी और रहने खाने के खर्च के लिए £1000 की जरूरत थी। इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया, जो भी काम मुझे मिल जाता। शुरुआत में बिना किसी एक्सपीरियंस के मैंने एक वेट्रेस के रूप में काम किया, दूसरों के झूठे टेबल साफ करना और बर्तन धोना। मैं ज्यादा नहीं कमा पाती थी, इसलिए बहुत कंजूसी से रहती थी ताकि अपनी बहन के लिए पैसे बचा सकूं। वैसे इंस्टेंट नूडल्स उतने भी सस्ते नहीं होते जितने लगते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे कम पैसों में पेट भरने वाला खाना क्या है? वो है प्लेन नूडल्स। नूडल्स का 1-2 पाउंड का पैकेट मेरा पूरा हफ्ता निकाल देता था। एक दिन जब मैं थोड़े से सिरके के साथ अपने नूडल्स खा रही थी, तब मेरी बहन का वीडियो कॉल आया। उसने पूछा, तुम क्या खा रही हो, डोरिस? मैंने अपना चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास किया और एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, मैं मैकडॉनल्ड्स में हूँ। यहाँ के बर्गर्स बहुत स्वादिष्ट हैं, तुम्हें भी कभी ट्राई करने चाहिए। हमारे लिए मैकडॉनल्ड्स के वो 3 पाउंड के बर्गर्स किसी लक्जरी फूड से कम नहीं थे। जब उसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, तब मैं बहुत देर तक मैकडॉनल्ड्स के बाहर खड़ी रही, 3 चक्कर लगाए, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उसके लिए कुछ खरीद सकूं। एफी ने यूनिवर्सिटी में बहुत मेहनत की। एक बार जब मैं ढेर सारे स्नैक्स के पैकेट्स लेकर उससे मिलने गई, तो मैंने उसे कैफेटेरिया में देखा। वो वहां मिलने वाला फ्री सूप पी रही थी और उसमें ब्रेड के टुकड़े डुबोकर खा रही थी। ये देखते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुरंत काउंटर पर गई और उसके लिए एक चिकन चॉप राइस ऑर्डर किया। वो 12 पाउंड का मील था। उसने जिद पकड़ ली कि वो इसे अकेले खत्म नहीं कर पाएगी। भला वो कैसे खत्म नहीं कर पाती? उस चिकन का पीस उसकी हथेली से भी छोटा था। हम दोनों ने एक एक बाइट लेते हुए उसे आपस में शेयर किया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बहुत कम कमा रही थी। बिना किसी डिग्री के मैंने एक डिलीवरी राइडर बनने का फैसला किया। ये काम ज्यादा मुश्किल था, थका देने वाला था, लेकिन इसमें पैसे बेहतर मिलते थे। अभी मैंने थोड़ा ज्यादा कमाना शुरू ही किया था कि मेरी बहन के साथ एक हादसा हो गया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश के दिनों में लोग अक्सर मैकडॉनल्ड से ज्यादा डिलीवरी ऑर्डर करते हैं। जब मैं अपनी पीली स्कूटर लेकर सड़कों पर चक्कर काट रही थी, तभी मुझे उसके स्टूडेंट एडवाइजर का फोन आया। क्या आप एफी नेल्सन की बहन बोल रही हैं? एफी का अपनी क्लास की लड़कियों के साथ झगड़ा हो गया है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी बहन किसी से लड़ सकती है। वो इतनी सीधी और डरपोक थी कि एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाए। जब वो छोटी थी, तो उसकी पीछे वाली सीट पर बैठने वाले एक लड़के ने लाइटर से उसके बाल जला दिए थे और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो टीचर को बता सके। मैंने तुरंत अपनी स्कूटर घुमाई और उसके स्कूल की तरफ भागी। बारिश बहुत तेज थी, जिससे सड़क पर स्कूटर फिसल गया। मैं एक बार गिरी भी, मेरा घुटना छिल गया, लेकिन मुझे उस वक्त अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। मैंने बस अपनी स्कूटर उठाई और कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ी। जब मैं स्कूल पहुंची, तो मैंने देखा कि एफी स्टूडेंट एडवाइजर के ऑफिस के एक कोने में खड़ी थी। वो अपने होंठ चबा रही थी, अपने आंसू रोक रही थी और सामने खड़ी उन 3 लड़कियों को चुपचाप देख रही थी। वो तीनों लड़कियां बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थी। साफ पता चल रहा था कि वे शहर के अमीर घरों से हैं। वे सब एक साथ बोल रही थीं और मेरी बहन की गलतियों की लिस्ट गिना रही थीं। ये कभी हमारे साथ रूम गैदरिंग्स में शामिल नहीं होती। बहुत एंटी सोशल है। जब हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये बमुश्किल कोई जवाब देती है। जब हम पूछते हैं कि इसे कौन से सेलिब्रिटीज पसंद हैं, तो ये कुछ नहीं बोलती। ये सुबह 7 बजे ही जाग जाती है, जिससे हमारे आराम में खलल पड़ता है। और जब हमारे रूम के लोगों ने एयर कंडीशनर के लिए पैसे इकट्ठे करने को कहा, तो इसने बोल दिया कि ये अफोर्ड नहीं कर सकती। भला आज के ज़माने में कुछ 100 रुपए कौन अफोर्ड नहीं कर सकता?
वो एडवाइजर एक युवा आदमी था जो इन सारी लड़कियों की आवाजों के बीच दबा जा रहा था। उसने अपना चश्मा ठीक किया और हक बकाते हुए कहा, लेकिन तुम लोग एफी को पूरी रात कमरे से बाहर तो लॉक नहीं कर सकती ना। मेरी बहन को पूरी रात कमरे से बाहर लॉक करके रखा। मैंने तुरंत असली बात पकड़ ली और मेरी नजरें उन 3 फैशनेबल लड़कियों पर टिक गईं। उनकी लीडर, जिसने अपने नाखूनों पर भालू के डिजाइन वाली पिंक नेल पॉलिश लगा रखी थी, ने अपनी पलकें झपकाईं और बुदबुदाई, हम सब सो रहे थे। किसी ने उसका दरवाजा खटखटाना सुना ही नहीं। मेरी बहन कोने में खड़ी थी। जैसे ही उसने मुझे वहां आते देखा, उसके सब्र का बांध टूट गया और उसके आंसू बहने लगे। वो हमेशा से ऐसी ही थी। जब तक उसके सामने कोई ऐसा इंसान न आ जाए जो उससे प्यार करता हो, तब तक उसे अपने साथ हुए अन्याय का दर्द महसूस ही नहीं होता था। अपनी लाल आंखों से उसने मुझसे कहा, आई एम सॉरी दीदी, मेरी वजह से मुसीबत खड़ी हो गई। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत खड़ी नहीं हुई है, मुसीबत इन्होंने खड़ी की है। मैं झटके से आगे बढ़ी, अपना पीला हेलमेट उस मेज पर जोर से पटका और उस एडवाइजर पर चिल्लाई, आप किस तरह के टीचर हैं? इन्होंने मेरी बहन को रात भर कमरे से बाहर लॉक करके रखा और आप इन्हें कोई सजा नहीं दे रहे। उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, उन्हें बस सुनाई नहीं दिया होगा। एडवाइजर ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। वे तीनों लड़कियां डर गईं। वे एक दूसरे के पीछे छिप गईं और मेरी तरफ उंगली उठाकर कहने लगीं, ये कितनी बदतमीज और झगड़ालू औरत है। वर्किंग क्लास लोग कितने गवार होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा। वे सब शहर के संस्कारी लोग थे, हर बात पर पलाइट दिखने वाले, और मैं बस गांव से आई एक आम लड़की थी। झगड़ालू औरत। हाँ, उस वक्त उन्होंने मुझे यही कहा था, पर मुझे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैं बस अपनी बहन को उस जिल्लत से बचाना चाहती थी। मैंने साफ कह दिया, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी बहन को सही सलामत इस कॉलेज भेजा था और आप लोगों ने उसे रात भर बाहर लॉक करके रखा। मुझे आज इस बात का जवाब चाहिए। एडवाइजर मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था, मामला रफादफा करना चाहता था, लेकिन मैं पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वो पोलर बेयर वाली लड़की मेबल भड़क गई। वो बड़ी आक्रामकता के साथ मेरे करीब आई और बोली, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। हम में से कोई भी एफी को पसंद क्यों नहीं करता? जरूर उसकी खुद की कोई गलती होगी। मेरी बहन, जो इतनी सीधी और मासूम थी कि बचपन में अगर उसकी पाली हुई कोई मुर्गी भी मर जाती तो वो 3-3 दिन तक रोती रहती थी। भला उसकी क्या गलती हो सकती थी? मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैंने बिना सोचे समझे मेबल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक इकलौता थप्पड़ मेरी और मेरी बहन की पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। वो लड़की वहां रोने लगी, तमाशा करने लगी, पर मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैंने स्टूडेंट एडवाइजर पर दबाव बनाया कि वो मेरी बहन का रूम तुरंत बदले। जब एडवाइजर ने उसके लिए एक नया रूम अरेंज कर दिया, तो मैंने एफी को कुछ बातें समझाईं और घर वापस आ गई। जब मैं घर पहुंची, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे घुटने से बहुत तेज खून बह रहा था और खून मेरे ट्राउजर्स के पार निकल आया था। वो घाव कपड़े से बुरी तरह चिपक गया था और जब मैंने उसे खींचकर निकाला तो दर्द के मारे मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैंने बेध्यानी में उस पर थोड़ा एंटीसेप्टिक लगाया और सो गई। आधी रात को दरवाजे पर हुई जोरदार खटखटाहट से मेरी आंख खुल गई। मैं 300 पाउंड महीने वाले एक सस्ते से फ्लैट में रहती थी, जिसके ठीक सामने मकान मालिक की फैमिली रहती थी। मुझे लगा शायद मकान मालिक ही होगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने 3 आदमी खड़े थे। उन्होंने पलक झपकते ही मेरा मुंह दबोच लिया और मुझे जकड़ लिया। मुझे किसी मेडिकल अल्कोहल जैसी चीज की महक आई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। जब मेरी होश वापस आई तो मैं एक बेहद गंदे वेयरहाउस में थी।
जहां चारों तरफ धूल से सनी मशीनें और कचरा बिखरा पड़ा था। मेरे सामने एक आदमी पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले थे, जिससे उसका सीना साफ दिख रहा था। उसकी तीखी भौहें तनी हुई थीं और उसकी बाई भौं पर एक छोटा सा कट का निशान था। डोरिस नेल्सन, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया है। जानती हो मैं कौन हूँ? उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, इसलिए मैंने भी पूरी अकड़ के साथ जवाब दिया, हाँ, मारा मैंने उसे। क्या कर लोगे तुम? मुझे वापस मारोगे? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो गैरेट डीन था, पूरे सिटी एस का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर नौजवान। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से भी कोई खास लगाव नहीं था, वो तो बस अचानक किसी को तड़पाने के मूड में था। और बदकिस्मती से उस दिन वो इंसान मैं थी। उसने मुझसे पूछा, तुमने मेबल को मारने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया था? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उसके भारी लेदर शूज ने मेरे हाथों को बेरहमी से कुचल दिया। मैं दर्द के मारे जोर से चीख पड़ी। वो आराम से सिगरेट पी रहा था, अपनी भौहें उचकाकर ऐसे देख रहा था जैसे कोई खूबसूरत नजारा देख रहा हो, जबकि उसका पैर लगातार मेरे हाथों को जमीन पर पीस रहा था। मैं दर्द से कांप रही थी, लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि मैं गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। इंटरेस्टिंग, उसने मुझे दांत भींचे और ठंडे पसीने में नहाए हुए देखकर कहा। उसने बड़ी बेरुखी से अपनी सिगरेट की जलती हुई नोजल को मेरे माथे पर दबा दिया। एक सिसकती हुई आवाज आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे माथे में एक छेद हो गया हो। वो दर्द इतना खौफनाक था कि मेरा मन किया मैं जमीन पर लोटपोट हो जाऊं। काफी हिम्मत है तुम में। देखता हूं तुम्हारी बहन में भी यही ताकत है या नहीं। जैसे ही उसने मेरी बहन का नाम लिया, मेरी सारी हिम्मत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मेरी बहन मेरी तरह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उसे इस नर्क में नहीं धकेल सकती थी। आखिरकार उस लड़की को मारने की गलती मेरी थी। मैं कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपना सिर जमीन पर पटकने लगी। सर, ये मेरी गलती है। मैं माफी मांगती हूँ। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए। ये सब मैंने किया है। मैं लड़खड़ाती आवाज में बोल रही थी और लगातार अपना सिर जमीन पर मार रही थी। मेरा सिर सुन्न हो चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। मुझे हर हाल में अपनी बहन को बचाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उस आदमी ने मुझे ऊपर खींचा और एक हल्की सी मुस्कान दी। अगर तुम आखिर तक अपने आंसू रोक सकी, तो मैं तुम्हारी बहन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने ताली बजाई और 3 आदमी मुझे घेर कर खड़े हो गए। मैं आज तक नहीं भूल पाई कि मैंने उस दिन को कैसे झेला। मुझे याद है मेरा रोना। मुझे याद है कसाई के तख्ते पर तड़पती हुई मछली की तरह जमीन पर मेरा छटपटाना। मुझे याद है वो बेरहम पिटाई, जिससे मेरी नाक से खून बहने लगा था। शुरुआत में मुझे उस खून की महक आ रही थी, पर बाद में वो भी आनी बंद हो गई। वे औरतों पर हाथ उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। जब उन्होंने अपने जूतों से मेरे हाथ कुचले, मैं नहीं रोई। जब उन्होंने मेरे बाल खींचकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे, मैं नहीं रोई। जब उन्होंने मेरे हाथ पीछे की तरफ मरोड़ दिए, तब भी मैं नहीं रोई। गैरेट बोर होने लगा और बोला, अगर ये रोएगी ही नहीं तो मजा कैसे आएगा? चलो, इसकी बहन को भी यहीं ले आते हैं। बस उसी पल मैं पूरी तरह टूट गई। खून और मिट्टी से सने मेरे आंसू जमीन पर गिर रहे थे और मैंने गैरेट के पैर पकड़ लिए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए। गैरेट डीन जैसे लोग उस दुनिया के थे जिससे मेरा कभी सामना ही नहीं हो सकता था। सिटी एस में उसके परिवार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसका कहा ही कानून था। अगर वो मेरे साथ कोई खेल खेलना चाहता, तो कोई माई का लाल मुझे नहीं बचा सकता था। मैंने पुलिस के पास जाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन के अंदर कदम रखने वाली होती, वो मुझे मेरी बहन की तस्वीरें भेज देता। उसने मेरी गर्दन दबोचकर कहा था, जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा, तब तुम्हें छोड़ दूंगा। अमीरों के पास मनोरंजन के बहुत से तरीके होते हैं,
जब उसे ये नया खिलौना मिला तो वो इसे दूसरों को दिखाने के लिए उतावला हो उठा। शुरुआत में मैं बहुत बागी थी, उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, इसलिए उसने मुझे जान से मारने की हद तक प्रताड़ित किया। उसने मेरा सिर 5 मिनट तक स्विमिंग पूल के पानी में डुबोकर रखा। उसने मुझे 3 दिनों तक एक कुत्ते के पिंजरे में बंद रखा और खाने के लिए सिर्फ एक जिंदा मुर्गा दिया। आपको लग सकता है कि मैं इस जुल्म के खिलाफ डटकर खड़ी रहती, पर अफसोस मैं उतनी बहादुर या महान नहीं थी। मैंने घुटने टेकना सीख लिया, क्योंकि सिर्फ घुटने टेककर ही मैं खुद को जिंदा रख सकती थी। हाई स्कूल के बाद जब मैं पर्चे बांटती थी और लोगों के सामने फोन नंबर्स के लिए गिड़गिड़ाती थी, तभी से मुझे अपमान सहने की आदत हो गई थी। जब गैरेट ने देखा कि मैंने हार मान ली है तो उसने मुझे टॉर्चर करना बंद कर दिया। मैंने ये सब कई बार झेला। हर रात मैं खिड़की से तारों को देखती और हिसाब लगाती कि मैं कब मर सकती हूँ। मुझे बस अपनी बहन को तब तक संभालना था जब तक कि उसकी यूनिवर्सिटी पूरी न हो जाए। उसके बाद मैं मर सकती थी। वैसे भी इस जिंदगी का क्या मतलब था? चूंकि गैरेट मुझे कंट्रोल कर रहा था, इसलिए मैं अब मैकडॉनल्ड्स में डिलीवरी का काम नहीं कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन को मेरी इस हालत का पता चले, इसलिए मैंने अपने आत्मसम्मान को मार डाला और गैरेट से पैसे की भीख मांगी। मुझे आज भी उसका वो मजाक उड़ाने वाला चेहरा अच्छी तरह याद है। उसने मेरा चेहरा अपनी उंगलियों में भींचा और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मुझसे चीजें मांगना सीख ही गई, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस दिन उसने शराब पी रखी थी, उसके कान लाल हो रहे थे और मैं कांपते हाथों से उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। उसने मुझे फर्श पर पटक दिया और मुझे गंदी कहा, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं रोती रही और उसके पैर पकड़े रही। मुझे पता था कि मैं कितनी लाचार और घटिया दिख रही हूँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे अपनी बहन के लिए पैसे चाहिए थे। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। जब मैं काम करती थी, तब कई मर्दों ने मुझे अपने पास रखने का ऑफर दिया था। गैरेट भी मेरी इस खूबसूरती के सामने खुद को रोक नहीं पाया। मुझे याद नहीं कि मैंने वो रात कैसे काटी। गैरेट ने मुझे बाथटब में बिठाया और एक खुरदरे ब्रश से मेरी चमड़ी छिल जाने तक मुझे रगड़ा। उस रात के बाद गैरेट को इसकी लत लग गई। अब मुझे उसके कमरे के उस पिंजरे में सोने की जरूरत नहीं थी, जहां कभी उसका टिबेटन मैस्टिफ सोया करता था। उसने मुझे अपने बेड पर सोने की इजाजत दे दी और रात को मुझे कसकर पकड़कर सोता था। वो मेरे बालों को ऐसे संवारता था जैसे किसी कुत्ते के बालों को संवारा जाता है। उसने मुझे सजाने के लिए खूबसूरत कपड़े खरीद कर दिए। उसने कहा, तुम बिल्कुल उस टिबेटन मैस्टिफ जैसी हो जो मेरे पास बचपन में था। हाँ, बिल्कुल वैसी ही नम आंखें। उसे उन लोगों ने पाला था जिन्हें उसकी कीमत नहीं पता थी। वो आम आवारा कुत्तों के बीच पला बढ़ा था। मैं उस मैस्टिफ से बहुत प्यार करता था। मैंने उसे वश में करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए लाठी से बहुत पीटा था। वो मैस्टिफ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, मेरी मार से खून से लथपथ रहता था, फिर भी उस आवारा कुत्ते की रक्षा करने की कोशिश करता था। मैं चुप रही, जबकि गैरेट ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछा, मुझे बताओ, क्या ये एक महान प्यार नहीं है कि तुम अपनी बहन की खातिर मेरे साथ ये सब झेल रही हो? बिल्कुल उस बेवकूफ कुत्ते की तरह। गैरेट को मेरी बहन के साथ मेरी फोन कॉल सुनना बहुत पसंद था। वो कहता था कि मेरी आवाज में अजीब सी मिठास होती है। एक दिन उसने कहा, डोरिस, मुझसे भी वैसे ही बात करो, मुझे वो सुनना है। दबाव में आकर मैंने बड़े अजीब तरीके से कुछ शब्द कहे। गैरेट को वो ऑकवर्ड नहीं लगा, बल्कि उसने इसे एंजॉय किया। उसने कहा, डोरिस, मेरे साथ भी वैसे ही रहो जैसे अपनी बहन के साथ रहती हो। मुझे भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो सिंसियर हो। मैंने अपनी सच्चाई को बहुत अच्छी तरह छुपा रखा था। किसी को नहीं पता था कि गैरेट मेरे साथ क्या करता था, कैसे उसने मेरी गरिमा, डिग्निटी छीन ली थी। एक पल वो मेरे बाल खिलौने की तरह खींच रहा होता,
और अगले ही पल मैं चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी बहन को वीडियो कॉल कर रही होती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने कहा कि वो बहुत खुश है, उसके डॉमेट्स बहुत अच्छी हैं और उसने मुझे चिंता न करने को कहा। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया, सच में पूरा यकीन किया। बाद में जब मेरी बहन ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी, तब मुझे पता चला कि मेबल ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। उसने मेरी बहन पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाया और अफवाहें फैलाईं कि वो एक चोर है। उन्होंने मेरी बहन के बेड के नीचे पैसों की एक गड्डी रख दी थी। उसकी क्लास की हर लड़की ने उसका साथ छोड़ दिया, एक लड़की ने। कोई उससे बात नहीं करता था। क्लास शुरू होने से पहले वे उसकी किताबें फ्रंट रो से पीछे फेंक देती थीं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में कोई उसके साथ टीम नहीं बनाता था। मेरी बहन ने वो सब सहा। वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने एक बार उससे कहा था, अब हमारे माता पिता नहीं रहे, हम मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते, हमारा साथ देने के लिए यहाँ कोई नहीं है। वो हमेशा मेरी बात मानती थी। वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। फिर मेबल ने उसे मेरा वो वीडियो भेजा जहां मुझे अपमानित किया गया था। मेबल ने लिखा, देखो एफी, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन एक। उसने ओठ सिकोड़े और वो शब्द कहा। वही वो पल था जब मेरी बहन पूरी तरह टूट गई। वो पागलों की तरह मेबल से लड़ने लगी। मेबल ने कहा, गैरेट ने मुझे बताया है कि तुम्हारी बहन तब नरम पड़ जाती है जब हम तुम्हारा नाम लेते हैं। मेरी बहन, जो इतनी समझदार थी, सब कुछ एक पल में समझ गई। उसने 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी। 16वीं मंजिल। मुझे याद है वो एक बार ऊंची इमारतों की तरफ इशारा करके कहती थी, डोरिस, एक दिन मैं तुम्हें ऊंची ऊंची इमारतों में रहने ले जाऊंगी। मैंने उसे गले लगाकर कहा था, ठीक है, तब मैं तुम पर भरोसा करूंगी। उसने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी, लेकिन उससे पहले मुझे एक टेक्स्ट भेजा। उसने लिखा, अब मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन सकती। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं पागल हो गई। स्कूल ने ये कहकर मामला रफादफा कर दिया कि मेरी बहन को डिप्रेशन था। मैं स्कूल के गेट पर सफेद झंडा लेकर घुटनों के बल बैठ गई, जब तक कि गैरेट मुझे वहां से खींच नहीं ले गया। उसने कहा, मुझे पब्लिक में शर्मिंदा मत करो। उस वक्त भी गैरेट बिल्कुल बेपरवाह था। उसने कहा, अब जब तुम्हारी बहन मर चुकी है तो तुम मेरे साथ अच्छा रहने पर ध्यान दे सकती हो। मैं गुस्से से आपे से बाहर हो गई। पहली बार मैंने उस पर झपट्टा मारा और जोर से काट लिया। वो दर्द से चिल्लाया और मुझे लात मारकर दूर कर दिया। मैं जमीन पर पड़ी पड़ी बेतहाशा रो रही थी। गैरेट, जिसे लगा कि मैं पागल हो गई हूं, मुझे सांत्वना देने आया और कहा, मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते, तुम्हें आगे देखने की जरूरत है। मेरे पागलपन को शांत करने के लिए उसने जांच करने में मदद की। ये मेबल का कियाधरा था। गैरेट ने मेरा वीडियो मेबल को एक ट्रॉफी के तौर पर भेजा था। तभी मेबल उसे मेरी बहन को दिखा सकी। गैरेट ने अपने लोगों से मेबल को पकड़वा लिया, पर इसका क्या फायदा? मेरी बहन, जो मेरे साथ चिकन चॉप का छोटा सा टुकड़ा भी बांट लेती थी, मेरी बहन, जो मुझे परेशान करने के डर से अपना कंप्यूटर साइंस कोर्स पूरा करने के लिए लैपटॉप खरीदने के बजाय लाइब्रेरी के कंप्यूटर्स इस्तेमाल करती थी, मेरी बहन, जो झूठ बोलती थी कि वो समर ब्रेक में स्कूल में ही रहेगी, जबकि वो पार्ट टाइम जॉब करती थी, वो अब जा चुकी है। बहन की मौत के बाद मुझे तेज बुखार हो गया। गैरेट ने एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया ताकि मुझे इंजेक्शन लग सके। वो मेरे तपते हुए शरीर को पकड़े हुए बोला, डोरिस, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें अभी मेरे साथ रहना है। मैं दवा नहीं लेना चाहती थी। मैंने चोरी से गोलियां अपनी हथेली में छुपा लीं और उन्हें बेड के नीचे फेंक दिया। मैं इस दुनिया से नफरत करती थी। मैं गैरेट डीन से नफरत करती थी। और मैं उन अमीर लोगों से नफरत करती थी जो दूसरों को आसानी से बुली करते थे। जब मैं मरना चाहती थी, गैरेट ने मुझसे पूछा, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती?
उसकी भौहों पर बना वो निशान कस गया और वो बोला, क्या तुम मजबूत नहीं हो? तुम्हारी बहन मर गई। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती? उसकी बातों ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। बदला, बदला। 3 लोग मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार थे। पहली मेबल थी। गैरेट ने मेरे चेहरे से आंसू पोंछे और कहा, डोरिस, मेरे साथ रहो। मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। कभी न कभी। गैरेट ने मुझे कुत्ता कहना बंद कर दिया, डांटना बंद कर दिया और मुझे डोरिस कहना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं। गैरेट की बातें उसके लिए कोई सवाल नहीं होती थीं। उसे मेरे जवाब की कभी परवाह नहीं थी। वो जो चाहता था वही करता था। गैरेट ने कहा, डोरिस, अब से तुम्हें मेरी परवाह वैसे ही करनी होगी जैसे तुम अपनी बहन की करती थी। उसने मेरा सिर अपने करीब खींचा, बार बार परिवार शब्द के महत्व पर जोर दिया। गैरेट का कोई परिवार नहीं था। बचपन से उसे पता था कि उसके कई भाई हैं। सिर्फ वही बच्चा जो अपने पिता जैसा दिखता था, उसे आधिकारिक तौर पर डीन उत्तराधिकारी के रूप में घर लाया जाता था। गैरेट की मां बहुत सख्त थी। उसे गलत तरीके से चलने पर भी अंधेरे कमरे में सजा मिलती थी। तुम्हारे पिता कभी इतनी तेजी से नहीं चलते थे। बहुत तेज चलने का मतलब था कि पैरों पर छड़ी से मार पड़ना। वो दर्द उसे बदलना सिखाता था। गैरेट बहुत सारे कुत्ते पालता था और बचपन से ही वो उन्हें अपने भाइयों पर हमला करने का आदेश देता था। लेकिन जब उन भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की तो वो वफादार कहलाने वाले कुत्ते इधर-उधर भाग गए, उसे बचा नहीं सके। उसकी माँ, जिसने उसे बचपन से पाला था, ये कहते हुए खिड़की से भाग गई, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेकार निकलोगे तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती। उस रात के हमले के बाद गैरेट बच गया और उसे वापस डीन परिवार में ले जाया गया। वो डीन परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी बन गया और पिता की हार्ट डिजीज से मौत के बाद वो परिवार का मुखिया बन गया। गैरेट का पसंदीदा टिबेटन मैस्टिफ कभी पूरी तरह वश में नहीं हुआ था। उसे मारने के बाद गैरेट ने कभी कुत्ते नहीं पाले। गैरेट ने कहा, कुत्ते अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं चुना। फिर उसने मुझे खतरनाक नजरों से देखा और पूछा, तुम क्या सोचती हो, डोरिस? गैरेट ने तेजी और सख्ती से कदम उठाया, मेबल को उसी वेयरहाउस में ले गया जहां कभी मुझे कैद किया गया था। हालांकि जिन लोगों ने मेबल को बांधा था, वे वो 3 लोग नहीं थे जिन्होंने मुझे कैद किया था। जब मैंने गैरेट से उन 3 लोगों के बारे में पूछा, तो उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने जवाब दिया, उनका इंतजाम कर दिया गया है। मैं जानती थी कि गैरेट के हाथ साफ नहीं थे। मेबल बहुत बुरी हालत में थी। उसकी पिंक पॉलिश वाली नाखून टूट चुकी थी और उंगलियों से खून बह रहा था। साफ तौर पर टॉर्चर के निशान दिख रहे थे। वो बुरी तरह रो रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, गैरेट का नाम पुकार रही थी, उम्मीद कर रही थी कि पुरानी यादों के नाम पर वो थोड़ी दया दिखाएगा। गैरेट ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। तभी मुझे पता चला कि किसी को टॉर्चर करने के कितने तरीके होते हैं। उन्होंने उसे एक बोरे में डाला, लटकाया और बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर पीटा। पहले बोरे के अंदर से चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर सन्नाटा छा गया। मेरे दोनों हाथ बेतहाशा कांप रहे थे। गैरेट ने होठों के बीच सिगरेट दबाए हुए पूछा, क्या तुम कुछ घूंसे मारना चाहोगी? मैंने अपने सिर से ना में इशारा किया क्योंकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी। मेबल मेरी तरह कोई आम इंसान नहीं थी। वो पैसे वाले खानदान से थी, लेकिन वो रईस लड़की भी गैरेट के आगे कुछ नहीं थी। गैरेट जब किसी को खत्म करने का फैसला कर लेता तो वो उसे जड़ से उखाड़ फेंकता था। उसका असर बहुत गहरा था। सिटी एस बॉर्डर के पास था और सेंटर से काफी दूर, इसलिए ये पूरा इलाका गैरेट का इलाका था। यहाँ डीन फैमिली का राज चलता था। मेरी आंखों में डर के आंसू देखकर गैरेट ने मुझे गले लगा लिया और हंसते हुए बोला, देखो तुम कितनी डरी हुई हो, डोरिस।
तुम कितनी डरपोक हो। मेरी औरत होने के नाते तुम्हें और बहादुर बनना होगा। उस रात मुझे पूरी रात डरावने सपने आते रहे। मुझे एक बात साफ समझ आ गई थी कि गैरेट डीन इंसान नहीं था। क्या मैं कभी उसके जैसे किसी शख्स से जीत सकती थी? ये सब जानबूझकर किया गया था। उसने जानबूझकर मुझे दिखाया कि मेबल के साथ क्या हुआ। जानबूझकर मुझे डराया ताकि उस डर का इस्तेमाल करके वो मुझे अपने काबू में रख सके। मुझे बिल्कुल शांत और समझदार बने रहने की जरूरत थी। हालांकि मुझे गैरेट के साथ रहते हुए करीब 1.5 साल हो चुके थे। उसने हाल ही में मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू किया था। मैं जानती थी कि उसके हाथ साफ नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अभी उससे मुकाबला करने का सही समय नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इंतजार। मुझे उसके साथ एक बेअसर पालतू जानवर की तरह रहना था। उसे अपने सॉफ्ट पेट पर हाथ फेरने देना था, ताकि जब उसे सबसे कम उम्मीद हो, मैं उसे काट सकूं। मुझे सिर्फ एक मौका मिलना था, और वो मौका जानलेवा होना चाहिए था। मेबल के गायब होने के बाद पुलिस कई बार चक्कर काट कर गई। मेबल के माता पिता ने काफी हंगामा किया, लेकिन आखिरकार उन्हें बता दिया गया कि उसका किडनैप हो गया है। इंटरनेट पर किसी से मिलने के बाद वो उसे विदेश ले गया था, इसलिए किसी को गैरेट पर शक नहीं हुआ। सिटी एस में गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश में कई लोग मारे जा चुके थे। मेबल की मौत के बाद मैं 2 साल तक गैरेट के साथ रही। उन पूरे 2 सालों में मैं गैरेट की जिंदगी में अकेली औरत थी। गैरेट के अंदर कंट्रोल करने की और पजेसिव होने की बहुत स्ट्रॉन्ग आदत थी। उसके साथ आने के बाद मैंने शायद ही कभी किसी दूसरे मर्द से बात की हो। फिर उसने 3 साल पहले की हर उस बात को मिटा दिया, जब लोगों ने मेरा तमाशा देखा था और मेरा मजाक उड़ाया था। गैरेट ने उन सभी की जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी। एक बार एक औरत जो मुझसे जलती थी, वो मेरे पास्ट के बारे में बात करने के लिए आगे आई। इससे पहले कि मैं अपनी भौहें सिकोड़ती, किसी ने तुरंत उसका मुंह दबाया और उसे वहां से घसीटते हुए ले गया। पूरे सिटी एस में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे हिकारत की नजर से देख सके। लोग तो मुझे ज्वेलरी तक भेजने लगे थे, ताकि मैं गैरेट के सामने उनके लिए कुछ अच्छे शब्द कह दूं। हमारे साथ के दूसरे साल में गैरेट मुझे अपने जेट से एक प्राइवेट आइलैंड पर ले गया, जहां हमने पूरे 6 महीने बिताए। वो 6 महीने गैरेट के लिए किसी जादू जैसे थे। दिन के समय वो मुझे विला में पढ़ाता था। ऐसा लगता था जैसे उसने मुझे अपने हिसाब से ढालने का पक्का इरादा कर लिया हो। उसने मुझे पढ़ना सिखाया। मैं पढ़ाई में हमेशा कमजोर रही थी। मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं थी और मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग की कमी थी। फिर भी गैरेट मुझे बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस पढ़ाने की कोशिश करता था। मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई अजीब सी लिपि पढ़ रही हूं। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। गैरेट को इसमें बड़ा मजा आता था। वो कहता, अगर तुम थोड़ा सा भी याद कर लोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गैरेट के इनाम का मतलब था मुझे किस करना, मुझे बाहों में भरना, मुझे छूना। क्या ये वाकई मुझे इनाम दे रहा था या खुद को? मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी मुझे याद करने की पूरी कोशिश करनी पड़ती थी। जब गैरेट मीटिंग्स में होता तो मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती थी। एक बार जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि वो पेन से मेरे माथे पर एक क्राउन बना रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो वो थोड़ा घबराया हुआ सा लगा। उसके कान लाल हो गए और उसने अपनी नजरें चुरा लीं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम स्कूल के उन शरारती लड़कों की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं कभी स्कूल नहीं गया, गैरेट ने बिल्कुल सहज भाव से अपना बचाव करते हुए जवाब दिया। गैरेट सिर्फ अपनी माँ के साथ बड़ा हुआ था। वो कभी रेगुलर स्कूल नहीं गया था। उसकी सारी नॉलेज प्राइवेट ट्यूटर से आई थी। उसका पूरा वजूद सिर्फ डीन फैमिली की विरासत को संभालने के लिए था। डीन फैमिली अंधेरे में फैले किसी कैंसर की तरह थी, बहुत बड़ी और करप्ट। लेकिन पैसा बोलता है,
और लोग इस अंडरग्राउंड किंगडम का हिस्सा बनने के लिए खींचे चले आते थे। गैरेट ने मेरे लिए लेसन्स का एक पैक्ड शेड्यूल तैयार कर रखा था। यहाँ तक कि उसने मुझे शूटिंग करना भी सिखाया और मेरे लिए एक खूबसूरत नाजुक सी पिस्टल खरीदी। शूटिंग रेंज पर वो मेरा हाथ मजबूती से पकड़ता और मुझसे टारगेट पर फोकस करने को कहता। अपनी आंखों को खतरनाक तरीके से सिकोड़ते हुए वो पूछता, वहां उस डमी का सिर दिख रहा है। बैंग! गैरेट का निशाना लाजवाब था। टारगेट डमी का वो कांच का सिर पल भर में चकनाचूर हो गया। मैंने कई शॉट चलाए लेकिन हर बार मेरा निशाना चूक गया। गैरेट कहता, डोरिस, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे शूटिंग सीखना पसंद आने लगा था और मैं रोज इसकी प्रैक्टिस करती थी। रात के समय आइलैंड की हवा ठंडी हो जाती थी और लहरें चट्टानों से टकराकर सफेद झाग उड़ाती थीं। ये हमारे कुछ दुर्लभ, सुकून भरे पल होते थे। वो मेरा हाथ पकड़कर समुद्र को देखता, कुछ पत्थर इकट्ठे करता और फिर मुझे उस ठंडी चट्टान के सहारे कसकर पकड़ लेता। वो मुझे अपने वजूद में पूरी तरह समो लेना चाहता था। वो बार बार मेरा नाम पुकारता, डोरिस नेल्सन, मैं तुम्हारा मर्द हूँ। जब मैंने शूटिंग सीख ली तो एक बार जब वो सो रहा था, मैंने उस छोटी पिस्टल को गैरेट के माथे पर तान दिया। मैं अपनी उखड़ती हुई सांसों को काबू कर रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं। अंधेरे में उसकी आंखें किसी क्रूर चमक से भरे रत्नों की तरह चमक रही थीं। उसने तेजी से पिस्टल छीनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगा? गैरेट, तुम मर क्यों नहीं जाते? मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैंने कहा। मैंने ट्रिगर दबाया, लेकिन कोई गोली उसकी खोपड़ी के पार नहीं गई। जैसा कि उम्मीद थी, वो छोटी पिस्टल सिर्फ गैरेट का एक तरीका थी मेरा दिल बहलाने का। हर ट्रेनिंग सेशन के बाद सारी गोलियां इकट्ठे कर ली जाती थीं। मैंने पहले कुछ गोलियां छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुरंत पकड़ी गई। मर्डर की ये नाकाम कोशिश दरअसल गैरेट की मेरे प्रति बर्दाश्त करने की हद को परखने का मेरा एक तरीका थी। गैरेट उठकर बैठा और उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसके कंधे पर इतनी जोर से काटा कि मुंह में खून का स्वाद आ गया। डोरिस, अगर मैं मर गया तो तुम जरूर किसी और से शादी कर लोगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। अगर हम नर्क में भी गए तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। गैरेट मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन उसकी नजरें बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाली थीं। उसने मेरी उंगली पर जोर से काट लिया। तुम एक एहसान फरामोश छोटी सी बला हो। अगले साल मुझे गैरेट का एक सीक्रेट पता चला। वो कई अलग अलग पहचानों के तहत काम करता था। एलिजा और एंथनी के नाम से बिजनेस डील्स करता था। वो बॉर्डर के पास के ड्रग लॉर्ड्स के साथ जुड़ा हुआ था। हाल ही में बॉर्डर का इलाका काफी अशांत हो गया था। गैरेट ने वहां के चक्कर काटने ज्यादा शुरू कर दिए थे और सिटी एस में मरने वालों की तादाद बढ़ गई थी, जिसने अथॉरिटीज का ध्यान खींचा। सिटी एस में एक नया पुलिस ऑफिसर आया। गैरेट ने उसे डिनर पर इनवाइट किया और धीरे से मुस्कुराया, तुम काफी युवा लगते हो। किसी बड़े शहर के बजाय इस दूर दराज के इलाके को क्यों चुना? वो नया ऑफिसर हेनरी फ्लेचर था। हेनरी गैरेट की उस भारी पर्सनालिटी से काफी डरा हुआ था। उसके कंधे झुक गए और उसकी आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई। हेनरी ने जवाब दिया, यहाँ एप्लीकेंट्स कम थे, इसलिए मुझे पोस्टिंग मिल गई। मैंने हेनरी को और करीब से देखा। वो पूरी तरह से डरा हुआ लग रहा था। गैरेट अपनी अंगूठी से खेलते हुए बोला, सिटी ऐसे खूबसूरत जगह है जहाँ की प्रकृति बहुत शुद्ध है और लोग ईमानदार हैं। यहाँ काफी अच्छा है। मुस्कुराते हुए गैरेट ने टेबल पर कुछ कीमती रत्न खिसका दिए। सिटी एस अपने रत्नों के लिए जाना जाता है। ये छोटे मोटे खिलौने हैं। तुम जेड गैलरी में जाकर इनकी कीमत लगवा सकते हो। भले ही वो पत्थर उतने कीमती नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनमें से हर एक पत्थर जेड गैलरी में 300,000 पाउंड दिला सकता था। हेनरी ने उन पर एक सरसरी नजर डाली। वो उन्हें छूने या ठीक से देखने तक से डर रहा था।
गैरेट जोर से हंसा। उसे सिटी एस में हर किसी का खुद से डरने की आदत थी। मैं चुप रही, ठंडे दिमाग से अपनी ड्रेस के धागों से खेलती रही। गैरेट मुझे फोन नहीं देता था और न ही मुझे इस्तेमाल करने देता था। मुझे खुद में बिजी देखकर उसे अच्छा नहीं लगा और उसने टेबल के नीचे मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हेनरी का कांटा हाथ से गिर गया और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका, उसने ये सब देख लिया। परेशान होकर मैंने गैरेट की हथेली पर एक जोरदार चुटकी काट ली। ये देखकर गैरेट की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। डिनर के बाद शराब के हल्के सुरूर में गैरेट ने मुझे गाड़ी की सीट पर पीछे की तरफ धकेल दिया। उसकी वो काली आंखें अंधेरे में मुझ पर ऐसे टिकी थीं, जैसे कोई जंगली बिल्ली शिकार करने से पहले अपने शिकार को ताकती है। तुमने उसे 13 बार देखा। क्या बात है? तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं? अब तुम्हें जवान लड़के पसंद आने लगे हैं। गैरेट बूढ़ा नहीं था। भले ही उसकी कटी हुई भौं और उसके चेहरे का वो खतरनाक लुक उसे 30 से 32 साल का दिखाता था, पर वो था सिर्फ 28 साल का। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा। गैरेट ने बड़े कड़वे लहजे में कहा, एक नंबर का डरपोक और निकम्मा इंसान, जो मेरे सामने ठीक से सांस तक नहीं ले पाता। तुम उस पर अपनी नजरें क्यों जाया कर रही हो? उसने मुझे मजबूती से नीचे दबोचा और मेरे माथे पर एक गहरा किस किया। आज रात तुम्हारी सजा ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगी। मुझे हेनरी के लिए रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं थी। पहली बात तो ये कि वो गैरेट के बाकी चमचों की तरह ही बिल्कुल लाचार और कमजोर लग रहा था, और दूसरी बात, उसे उन कुछ बार देखने की वजह से गैरेट ने मुझे ये सजा दी थी कि मैं लगातार उसे देखती रहूं, जिससे मुझे घिन आ रही थी। हालांकि इसके बाद भी मेरा हेनरी से कई बार आमना सामना हुआ। वो जब भी मुझे देखता अपना सिर नीचे झुका लेता, बुरी तरह डर जाता और मुझसे बचने के लिए वहां से तेजी से निकल जाता। वो जानता था कि मैं गैरेट की औरत हूं, और गैरेट का जो खौफ उसके दिल में था, वही खौफ मेरे लिए भी था। वो मुझे देखकर ऐसा बर्ताव करता मानो जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। जब वो गैरेट को देखता तो चाय सर्व करता और उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता। उसमें एक पुलिस वाले की गरिमा का नामो निशान नहीं था। वो बिल्कुल एक डरे हुए तीतर जैसा दिखता था। गैरेट के सामने उसका ये लाचार बर्ताव मुझे बहुत चिढ़ाता था। गैरेट, जो मेरी इस चिढ़ को भांप चुका था, बेहद खुश होता था। वो अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाता था और कहता था, सारे मर्द तुम्हारे इस मर्द जैसे नहीं होते, डोरिस। हमारे साथ के तीसरे साल में एक दिन गैरेट बड़ी तसल्ली और ध्यान से मेरे पैर के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रहा था। उसने मेरे पैर को बहुत आराम से पकड़ रखा था। उसका वो हमेशा रहने वाला रूखापन आज थोड़ा धीमा पड़ गया था। झुकी हुई भौहों और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर एक अनजानी सी नरमी दिख रही थी। मेरे पैरों के गट्टों को महसूस करते हुए वो बड़बड़ाया, 3 साल हो गए और ये अभी तक स्मूथ नहीं हुए। मैंने उसे एक हल्का सा किक मारा, पर उसने बुरा नहीं माना। नाखूनों पर पॉलिश लगाना जारी रखते हुए गैरेट ने बेहद कैजुअल अंदाज में कहा, मैं तुम्हें कुछ बिजनेस एसेट्स देने की सोच रहा हूं। कल सुबह मेरे स्टडी रूम में आ जाना, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। मैं पल भर के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर गैरेट मुस्कुराया और अपनी तीखी भौहें उचकाते हुए बोला, क्या हुआ? खुशी के मारे बोलती बंद हो गई क्या? मेरी बोलती खुशी के मारे बंद नहीं हुई थी। बात ये थी कि मुझे आखिरकार उसके स्टडी रूम में जाने का मौका मिल रहा था। गैरेट हमेशा उन अपराधियों से उसी स्टडी रूम में मिलता था। उन लोगों के साथ उसके काले कारनामों के सारे सबूत यकीनन उसी कमरे में होंगे। जैसे ही मैं उसके स्टडी रूम के अंदर पहुंची, मैंने वहां के लेआउट को बहुत ध्यान से देखा। गैरेट के उस कमरे में एक लॉकर था। उसने उसे खोला और उसमें से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले जो उसके एसेट्स के सबूत थे। मेरी नजरों को उस लॉकर पर टिका देखकर उसने अपनी एक भौं उठाई। हैरान हो कि मैं कितना अमीर हूं। उसने बेहद लापरवाही से कुछ फाइल्स मेरी तरफ बढ़ाईं और कहा,
इनमें से जो तुम्हें पसंद हो चुन लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे ये सारे चाहिए, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मुझे लगा था कि वो गुस्सा करेगा, अपनी भौहें सिकोड़ेगा, पर इसके बजाय उसने बड़े लाड से मेरे गाल को खींचा और कहा, मेरी छोटी गोल्ड डिगर। फिर उसने मुझे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए एक पेन थमा दिया। जब मैं साइन कर रही थी, तभी गैरेट का फोन बजा और वो कमरे से बाहर चला गया। जब वो बाहर गया तो वो लॉकर अभी भी खुला हुआ था। कमरे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे अपने थूक घोंटने की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। दीवार पर टंगी वो पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। यकीनन ये एक जाल था। गैरेट इतनी आसानी से इतनी जरूरी चीजें मेरे सामने खुली नहीं छोड़ सकता था, खासकर ये जानते हुए कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। लेकिन मेरे पास यही एक इकलौता मौका था। अगर मुझे कोई सबूत मिल जाता तो मैं उसे पुलिस तक पहुंचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। अब मैं क्या करूं? देखूं या न देखूं? वो खुला हुआ लॉकर किसी शैतान के खजाने की तरह मुझे ललचा रहा था। मैं गैरेट को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो जरूरत से ज्यादा चालाक था। मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं सकी। अपनी तड़प से लड़ते हुए मैं बस उस खुले लॉकर को एकटक देखती रही। उसकी दूसरी शेल्फ पर कुछ और फाइल्स थीं, जिनके साथ कुछ ज्वेलरी मिक्स थी। तीसरी शेल्फ थोड़ी अजीब थी। वहां एक लाल मखमली वेलवेट बॉक्स रखा था। मैं बस ये देखने की कोशिश कर ही रही थी कि उस तीसरी शेल्फ पर क्या है, तभी अचानक मेरे कान के पास गैरेट की आवाज गूंजी। बिना किसी इमोशन के उसने कहा, डोरिस। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा लॉकर खुला हुआ है, वैसे उस तीसरी शेल्फ पर क्या है? गैरेट मुस्कुराया और उसने मेरे सामने ही उस तीसरी शेल्फ को पूरा खोल दिया। उसने वो लाल मखमली बॉक्स बाहर निकाला और अब मैं उसे बिल्कुल साफ देख सकती थी। उस खूबसूरत बॉक्स के अंदर टिश्यू पेपर से बना एक गुलाब का फूल, रोज, रखा था। मुझे वो गुलाब अच्छी तरह याद था। हमारे साथ के दूसरे साल में उसके जन्मदिन पर वो मुझे समुद्र के किनारे एक रेस्टोरेंट में ले गया था और बार बार मुझसे पूछ रहा था कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूंगी। उस वक्त मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत थी। इसलिए मैंने बड़ी बेरुखी से एक टिश्यू पेपर को समेटकर एक गुलाब का आकार दिया और उसकी तरफ उछाल दिया था। वो उस वक्त गुस्सा नहीं हुआ था, बल्कि उसने काफी देर तक उससे खेला और फिर बड़े आराम से अपनी सूट की जेब में रख लिया था। मैंने अपनी सूखी लार निगली और कहा, तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा है? ये तुम्हारा मुझे दिया हुआ पहला गिफ्ट था। गैरेट ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। भले ही वो थोड़ा निराश लग रहा था, पर उसने उस कागज के फूल को वापस उसी बॉक्स में रख दिया। मैंने बेहद लापरवाही से कहा, मैं तुम्हें आगे और भी दे दूंगी। इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी इस कैजुअल सी बात पर गैरेट की आंखें अचानक चमक उठीं। उसकी वो हमेशा क्रूर दिखने वाली नजरों में आज एक अजीब सी खुशी और हैरानी थी। उसने कहा, डोरिस, तुमने कहा आगे और भी दूंगी। अब अपनी इस बात से मुकरना मत। जैसे ही मेरे मुंह से ये बात निकली, मुझे तुरंत पछतावा हुआ। वो तो बस मैंने यूं ही कह दिया था, पर गैरेट इस कदर खुश हो गया कि उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। डोरिस, हमारा एक साथ एक फ्यूचर है। इसके कुछ समय बाद गैरेट ने मुझसे कहा, डोरिस, तुम प्रेग्नेंट हो। मैं प्रेग्नेंट हूं। ये मेरे साथ होने वाली सबसे घिनौनी और दिल दहला देने वाली बात थी। जिस मर्द ने मेरी बहन की जान ली, वो आज भी मेरे ठीक सामने खड़ा है। हर दिन मेरी नसें एक कसी हुई रस्सी की तरह तनी रहती हैं। मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए खुद को जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर करती हूँ, उसके साथ रहती हूँ। और अब वो मुझसे कह रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं एक दुश्मन के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, एक बेरहम कातिल के बच्चे को। इस बच्चे ने मेरे सारे प्लान्स को तहस नहस कर दिया। मुझे उसे तबाह करने के लिए सबूत चाहिए थे, मुझे ये बोझ नहीं चाहिए था।
मुझे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स याद आईं जो मैं चोरी छिपे लेती थी। गैरेट ने मेरी दवाइयाँ बदल दी थीं। उसने मुझे धोखा दिया था। मुझे उल्टी आने लगी। मेरा जी मिचलाने लगा। मैं गहरी डिप्रेशन में चली गई। मैंने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। मैं खुद को अपने कमरे में बंद रखती और जब गैरेट मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती। मैं पहले जितनी सीधी और शांत थी, अब उतनी ही बागी हो चुकी थी। जो करना है करो, गैरेट, मैंने कहा। पहले की तरह मुझे फिर से पानी के टैंक में डुबो दो। मुझे पिंजरे में बंद कर दो। मुझे गालियां दो। मुझे मारो। मुझे कोई परवाह नहीं है। पर मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। गैरेट की आंखें किसी ठंडे तारे की तरह जम गईं और उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, डोरिस नेल्सन, तुम एक एहसान फरामोश डायन हो। तुम इस बच्चे को जन्म दोगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। ये हमारे प्यार की निशानी है। हमारे बीच कैसा प्यार। मैं बेड पर लेट गई, उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। मेरे पीछे गैरेट ने चीजें तोड़नी फोड़नी शुरू कर दीं। उसने मेरे कमरे में रखे सारे महंगे वास और डेकोरेशन के सामान चकनाचूर कर दिए। ये वही सामान थे जो उसने कभी बड़े चाव से मुझे दिए थे, और आज वो खुद उन्हें तोड़ रहा था। साइको कहीं का। मैंने फिर भी खाना खाने से साफ मना कर दिया। जब वो मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता, मैं उसे फर्श पर थूक देती। मैं गैरेट को नफरत भरी नजरों से तब तक देखती रही जब तक कि उसका सब्र का बांध टूट नहीं गया। डोरिस, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने कहा। तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो, गैरेट? जब तुमने मुझे उस पिंजरे में बिना खाने के 3 दिनों तक बंद रखा था, तब भी तो मैं जिंदा बच गई थी ना। गैरेट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका वो 6 फीट 3 इंच का भारी भरकम शरीर मेरे ऊपर एक डरावनी परछाई डाल रहा था। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, डोरिस, अगर तुम बस एक निवाला खा लो तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठने को तैयार हूं। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर हमारा बच्चा पल रहा है? मैं जानती हूं। मैं अपने शरीर को किसी भी और से बेहतर समझती हूं, पर मैं क्या करूं? मुझे इस बच्चे के लिए कोई प्यार महसूस नहीं होता। इस बच्चे का वजूद इसके बाप ने जबरदस्ती मुझ पर थोपा है। गैरेट मेरी जिंदगी की हर एक चीज को कंट्रोल करता है। मेरे पास इस प्रेगनेंसी को रोकने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने कहा, तो फिर देर किस बात की? बैठो घुटनों के बल। एक भारी आवाज के साथ गैरेट तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। वो 6 फीट 3 इंच का चौड़ा मर्द जब घुटनों पर बैठा तो बिल्कुल किसी भालू जैसा लग रहा था। बेहद अजीब और हास्यास्पद नजारा था वो। घुटनों के बल बैठे बैठे ही दलिया का वो बॉल ऊपर उठाते हुए उसने कहा, डोरिस, तुम एक बेरहम डायन हो। तुम खाओगी या नहीं? मैंने खाना खा लिया। डिप्रेशन का ये खेल तो बस एक शुरुआत थी, और असली तोहफा तो हमारी शादी के दिन सामने आया। गैरेट भी कितना मजाकिया इंसान है। एक तरफ वो कानून की धज्जी उड़ाता है और दूसरी तरफ मेरे साथ एक कानूनी तौर पर मान्य शादी करने के लिए मरा जा रहा था। रजिस्टर ऑफिस जाने के बजाय उसने बस किसी से कहकर हमारे डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप लगवा दिया था। गैरेट ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने वो वीडियो 3 साल से संभाल कर रखा था, अपनी बहन के फोन से सेव करके। उसने उस वीडियो की सारी कॉपीज तबाह कर दी थी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि जिस पीड़ित विक्टिम को उसने बेबस समझा था, उसके पास अभी भी एक कॉपी बची हुई थी। गैरेट ने इस शादी की तैयारियों में महीनों लगा दिए थे। उसने खास तौर पर फ्रांस से मेरे लिए एक डायमंड रिंग और वेडिंग ड्रेस मंगवाई थी। वो उम्मीदों से इतना भरा हुआ था कि उसने पारंपरिक वेडिंग कार वाले रिचुअल के लिए भी जिद पकड़ ली थी। उसने मुझे एक दूसरे विला में रखा और खुद अपनी लक्जरी कार लेकर मुझे विदा कराने आया। उसने इस पूरे ड्रामे को इतना ग्रैंड बनाया ताकि वो पूरे सिटी एस को दिखा सके कि मैं उसकी पत्नी हूँ। और फिर मैंने शादी में वो वीडियो प्ले कर दिया, जहाँ पूरी महफिल में सन्नाटा पसर गया,
वहीं मैं वेडिंग स्टेज पर खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। गैरेट ने गुस्से में आकर शादी की सारी स्क्रीन्स चकनाचूर कर दी। उसका गुस्सा इस कदर भड़क चुका था कि वो उस इंसान को गोली मार देना चाहता था जिसने वो वीडियो प्ले किया था। शादी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अपने टक्सीडो में खड़ा गैरेट लाल आंखों से मुझसे पूछ रहा था, क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मैंने उस स्क्रीन की तरफ इशारा किया और हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है? गैरेट की आंखें अब आंसुओं से लाल हो चुकी थीं। उसने बेब्सी से पूछा, अब मैं क्या करूं? फिर गैरेट धीरे धीरे नीचे बैठा, अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाया और एक जख्मी जानवर की तरह दहाड़ मारकर रोने लगा। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बह रहे थे। इस पल में वो कोई बेरहम और क्रूर गैरेट डीन नहीं लग रहा था, बल्कि एक टूटा हुआ लड़का लग रहा था जिसने अपनी सबसे अजीज चीज खो दी थी। इस एक पल में गैरेट ने अपनी सारी गरिमा, डिग्निटी खो दी थी। वो पूरे सिटी एस का सबसे बड़ा मजाक बन चुका था। भले ही किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके मुंह पर उसका मजाक उड़ा सके। मैंने गैरेट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वो मुझे वापस पाने के लिए तरह तरह के जतन करने लगा। उसने मुझे अपनी क्रेडिट कार्ड दे दी ताकि मैं ज्वेलरी और कपड़े खरीद सकूं। पहले तो मैं नहीं जाना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा कि जब वो खुद पैसे लुटा रहा है तो क्यों न मैं ही उसके पैसे उड़ाऊं। जितना ज्यादा मैं उसे बर्बाद कर सकती थी उतना अच्छा था। हमारी इस कोल्ड वॉर के दौरान मैं अकेले ज्वेलरी शॉपिंग के लिए गई। मैं जानती थी कि गैरेट की सिक्योरिटी टीम मुझ पर नजर रख रही होगी। मैं उनके हर एक चेहरे को पहचानती थी। मुझसे दोबारा पंगा न लेने के डर से गैरेट ने इस बार अपने बॉडीगार्ड के बजाय हेनरी को मेरे पीछे लगा दिया था। हेनरी को वैसे तो रजिस्टर ऑफिस में ड्यूटी करनी चाहिए थी, पर उसमें गैरेट को मना करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वो चुपचाप एक भीगी बिल्ली की तरह मेरे पीछे पीछे चल रहा था ताकि मैं उसे नोटिस न करूं। पर मैंने उसे देख लिया। चिढ़कर मैंने उसे पास बुलाया और कहा, गैरेट ने तुम्हें मेरे पीछे भेजा है ना? तो फिर ये छुपने का नाटक बंद करो और सीधे मेरे साथ शॉपिंग करो। मैं जानबूझकर गैरेट को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे दूसरे मर्दों से जितना दूर रखने की कोशिश करता, मैं उतना ही उनके करीब जाने का नाटक करती। हेनरी ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। मैंने बड़ी बेरुखी से उसे बिल थमाया और कहा, जाओ, कार्ड से पेमेंट कर दो। हेनरी रिसीप्ट लेकर पेमेंट करने चला गया। जल्दी जल्दी पेमेंट करने के बाद वो दौड़कर वापस आया और मुझे रिसीप्ट दिखाई। वैसे तो मुझे गैरेट से जुड़े हर इंसान से नफरत थी, पर जैसे ही मैंने लापरवाही से वो रिसीप्ट पकड़ी, मैं अचानक ठिठक गई। रिसीप्ट के पीछे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम भी गैरेट से उतनी ही नफरत करती हो। प्लीज मेरी मदद करो। मैंने तुरंत नजरें उठाकर हेनरी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी वही लाचार और डरा हुआ एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी आंखें गजब की चमक से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में देखते हुए मैंने चुपके से उस कागज को मरोड़ा और अपनी आस्तीन में छुपा लिया, फिर हल्के से अपना सिर हिला दिया। गैरेट के सिक्योरिटी गार्ड्स दुकान के बाहर इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, हेनरी, मुझे गैरेट के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। तुम्हारा साइज भी लगभग उसके जितना ही है। जरा इन्हें ट्राई करके दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि ये कैसे लगते हैं। हेनरी ने घबराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वो फिटिंग रूम के अंदर गया, मैं पहले रेस्टरूम की तरफ बढ़ी और फिर गार्ड्स की नजरों से बचकर चुपके से फिटिंग रूम के अंदर घुस गई। उस छोटे से फिटिंग रूम में मुझे हेनरी की शांत सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, इस नोट का क्या मतलब है? मैं गैरेट के साथ तुम्हारी शादी में आया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों एक ही तरफ हैं। मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। हम अपराधियों के साथ गैरेट के लिंक्स की जांच कर रहे हैं, लेकिन उसे अरेस्ट करने के लिए हमें पक्के सबूत चाहिए। हेनरी ने बहुत संक्षेप में बात की। उसका वो डरपोक अंदाज पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन ने ले ली थी।
मैं भी यही चाहती हूँ। मैं गैरेट को किसी भी कीमत पर खत्म देखना चाहती हूँ। मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। हेनरी ने थोड़े संकोच के साथ पूछा। मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 1 हफ्ते बाद गैरेट की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। क्या तुम किसी तरह उसके साथ जाने की कोशिश कर सकती हो? हेनरी थोड़ा असमंजस में था, क्योंकि भले ही गैरेट मुझसे प्यार करता था, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो मुझे ऐसी जगहों पर ले जाएगा। गैरेट बेहद सतर्क, कॉशियस इंसान था। बिना सबूत के हम गैरेट को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। मुझे किसी भी तरह उस डील वाली जगह पर पहुंचना था। गैरेट से इस तरह लड़ते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था, इसलिए मुझे पहले थोड़ा नरम पड़ना था। मैंने हेनरी से शराब की 2 बोतलें खरीदने को कहा, जिसमें मैंने बाद में नींद की दवाइयां मिला दी। गैरेट की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ज्यादा थी। वो बहुत कम होश खोता था। उसी शाम मैं सोफा पर बैठकर गैरेट के घर आने का इंतजार करने लगी। गैरेट बहुत दबे पाव अंदर आया ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस न हो। मुझे वहां बैठा देखकर वो चौंक गया और बोला, तुम अभी तक बेड पर क्यों नहीं गईं? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, तुम इतनी देर से घर क्यों आ रहे हो? मैंने हेनरी की कही बात याद की कि कोल्ड वॉर के दौरान मर्द अक्सर दूसरी औरतों के पास सुकून ढूंढने चले जाते हैं। मैंने वही पासा फेंका। मैं खड़ी हुई और उसकी टाई पकड़कर आक्रामक आवाज में बोली, गैरेट, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम दूसरी औरतों से मिल रहे हो। मेरी इस तोहमत ने गैरेट को हैरान कर दिया, पर वो तुरंत मेरा मतलब समझ गया। गुस्सा होने के बजाय वो खुशी से फूले नहीं समाया। उसने मेरे हाथ पकड़े और बोला, डोरिस, तुम कितनी बेरहम हो। मेरे लिए सिर्फ तुम ही एक इकलौती औरत हो। मैं उसकी बाहों में छटपटाने का नाटक करती रही, जैसे मैं अभी भी बहुत नाराज हूं। मुझे क्या पता, तुम आखिर गैरेट डीन जो हो। मैंने उसके कपड़ों को सूंघा, इसमें से धोखे की बू आ रही है। मुझे एक बिल्ली के बच्चे की तरह बर्ताव करते देख गैरेट जोर से हंस पड़ा। उसने मुझे गले लगाया और कहा, डोरिस, तुम्हें जलन हो रही है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने उसे इग्नोर किया और टेबल पर रखी शराब की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे मैं अपना गम गलत करना चाहती हूँ। गैरेट के लंबे हाथ ने तुरंत वो ग्लास छीन लिया। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम नहीं पी सकती। और वो पूरा ग्लास एक घूंट में गटक गया। मैंने दोबारा हाथ बढ़ाया तो गैरेट ने मजाक करते हुए ग्लास को अपने दांतों के बीच दबा लिया। मैंने नखरे दिखाने का नाटक किया और सीधे शराब की बोतल उठा ली और मुंह से लगा ली। गैरेट के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने मेरा मुंह खोलने की कोशिश की, पर मैंने तुरंत उसे किस कर लिया। वो सारी शराब उसके मुंह के अंदर चली गई। इतने करीब से मैं गैरेट के चेहरे के छोटे छोटे बालों को देख सकती थी। उसकी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह फैली हुई थीं। गैरेट ने मुझे कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम एक छोटी सी आफत हो। वो मुझे गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ ले गया। इस ड्रामे के बाद गैरेट और मेरे बीच सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। मैंने जानबूझकर पजेसिव और शक्की होने का नाटक करना शुरू कर दिया, और हैरानी की बात ये थी कि गैरेट को इसमें बड़ा मजा आ रहा था। 2 दिन बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अचानक मेरे पेट में तेज दर्द हुआ और मैं गिर गई। मैंने खुद को संभालने के लिए जबरदस्ती कुछ पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथ में चोट आ गई और 3 टांके स्टिचेस लगे। हेनरी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। जब गैरेट ने मुझे इस हालत में देखा तो उसका दिल जैसे फट ही गया। उसने गुस्से में कहा, मैं उन सीढ़ियों को बारूद से उड़वा दूंगा। और वो बॉडीगार्ड्स कहाँ मर गए थे? क्या कर रहे थे वो? मैंने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। पक्का ये उसी रात की वजह से हुआ है जो तुमने किया था। गैरेट के अंदर एक गिल्ट भर गया। उसने बड़े आराम से मेरे पेट पर हाथ फेरा और सहमते हुए बोला, आई एम सॉरी। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में गैरेट ने मुझे इसी तरह परेशान किया था। जब गैरेट ने डॉक्टर से इस बारे में पूछा
तो डॉक्टर ने उसे लगभग डांट ही दिया। किस तरह के पति हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में संबंध नहीं बनाने चाहिए? किस्मत अच्छी थी कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। अगर किसी और ने गैरेट को इस तरह डांटा होता तो वो उसे वहीं गोली मार देता। पर इस बार वो एक स्कूल के बच्चे की तरह सिर झुकाकर माफी मांग रहा था, जिसने कोई बड़ी गलती की हो। गैरेट को अपनी गलती का एहसास था और वो अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार मान रहा था। जब उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है तो मैंने नाराज होने का नाटक किया। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। गैरेट थोड़ा परेशान दिखा, पर मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे क्या पता कि तुम इस दौरान मुझे धोखा नहीं दोगे। अब हमारी शादी हो चुकी है। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसका मैं हिस्सा न बनूं। आखिरकार मैं मिसेस डीन जो हूँ। मैंने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए बड़े गर्व से कहा। मिसेस डीन का ये टाइटल सुनते ही गैरेट का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो मुझे उस ड्रग ट्रैफिकिंग वाली जगह पर साथ ले गया। वहां पहुंचते ही उसने बेहद सावधानी बरतते हुए सबसे पहले मेरा फोन जब्त कर लिया। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस अंडरकवर ऑफिसर ने मुझे एक लिसनिंग डिवाइस दिया था, जिसे मैंने अपने ब्रोच में छुपा रखा था। वो लाल गुलाब वाला ब्रोच खुद गैरेट ने ही मुझे गिफ्ट किया था। उसने बड़े चाव से भारी रकम खर्च करके उसे फ्रांस से बनवाया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका यही प्यार का तोहफा एक दिन उसे तबाह करने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। वहां मौजूद अपराधी जब मुझे सामने देखे तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे अपनी नाराजगी छुपा नहीं पा रहे थे और उनके बीच एक अजीब सी छटपटाहट बढ़ने लगी। गैरेट ने उन्हें घूर कर देखा और पलक झपकते ही उसके आदमियों ने हथियार तान दिए। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और उसने बड़ी धमक के साथ कहा, ये मेरी पत्नी है। अगर मेरी इज्जत करते हो तो इसकी भी इज्जत करनी होगी। उसके इन भारी शब्दों के बाद वे सब ठंडे पड़ गए और हमेशा की तरह अपना बिजनेस डील आगे बढ़ाने लगे। मैं एक वफादार पत्नी का नाटक करते हुए गैरेट के कंधे से लगकर बैठी रही। आधी डील होने के बाद मैंने जानबूझकर एक बड़ी सी उबासी ली और आवाज लगाई, गैरेट। वो थोड़ा मेरी तरफ झुका और अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, डोरिस, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि तुम बोर हो जाओगी। मैंने अपना मुंह फुला लिया और बेध्यानी में उसकी उंगलियों से खेलने लगी। गैरेट भले ही बाहर से खुद को बहुत गंभीर और शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके कान एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। एक बेरहम कातिल होने के बावजूद वो उस वक्त बिल्कुल एक शर्मीले स्कूल के लड़के की तरह बर्ताव कर रहा था। उस बातचीत का एक एक शब्द मेरे ब्रोच में रिकॉर्ड हो रहा था। घर वापस आकर मैंने उस ब्रोच को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। मुझे पता था कि हेनरी इसे यहाँ से निकालने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। सारे सबूत इकट्ठे हो चुके थे और अब अरेस्ट ऑपरेशन की बारी थी। गैरेट ने सालों तक सिटी एस पर राज किया था, न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी, और आखिरकार कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही गए थे। आधी रात को एक जोरदार झटके के साथ मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि गैरेट मुझे बेड से ऊपर उठा रहा था। उसके चेहरे पर कोई पैनिक नहीं था, लेकिन उसके हाथ में उसकी गुण थी और उसकी आवाज में वही पुराना रौब था। डोरिस, मेरे साथ चलो। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उसने एक हाथ से मेरी कलाई को कसकर पकड़ा और मुझे अपने पीछे आने पर मजबूर कर दिया। मैं समझ गई थी कि पुलिस गैरेट को पकड़ने आ चुकी है। उसके इस बर्ताव से साफ था कि उसके पास कोई बैकअप प्लान तैयार था और मैं उसे किसी भी कीमत पर भागने नहीं दे सकती थी। गैरेट ने फुर्ती से मुझे जूते पहनाए और मुझे अपने स्टडी रूम की तरफ खींच ले गया। स्टडी रूम में पहुंचकर उसने अपना लॉकर खोला। मुझे लगा था कि वो अपनी कीमती ज्वेलरी निकालेगा, पर उसने उन गहनों को छोड़ दिया और उस कागज के गुलाब, पेपर रोज, को उठाकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। फिर मेरा हाथ मजबूती से थामकर वो मुझे सीधे गैराज की तरफ ले गया।
वो एसयूवी बिल्कुल नई थी और उसके विंडोज पूरी तरह बुलेट प्रूफ थे। जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठी, हमारे पीछे एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमारा आलीशान विला आग के शोलों में बदल रहा था। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम, गैरेट ने गाड़ी दौड़ाते हुए छोटे से शब्दों में समझाया। एसयूवी में बैठे बैठे गैरेट गाड़ी को यहाँ से 5 मील दूर एक घने जंगल वाले गांव की तरफ भगा रहा था। उस अंधेरी कार में सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। हम गाड़ी को जंगल के अंदर नहीं ले जा सकते थे। गैरेट ने दरवाजा खोला और मुझे नीचे उतरने में मदद की। मैंने ऊपर देखा तो हमारे सामने एक बेहद विशाल और घना जंगल था। वहां के सबट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से पेड़ इतने ऊंचे थे कि उन्होंने आसमान को पूरी तरह ढक रखा था। गैरेट मुझे उस जंगल के रास्ते आगे ले जाने लगा। उसने कहा, बॉर्डर बस थोड़ी ही दूर है, हम देश से बाहर निकल जाएंगे। गैरेट ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ समझ चुका है। उसने एक कड़वाहट भरी नजर मुझ पर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अब मैं इस देश का एक वांटेड मुजरिम हूँ। डोरिस, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम्हारा इतना फाराजा तो बनता है मेरे लिए। जंगल में बहुत उमस थी। रास्ता पेड़ों की टहनियों, जड़ों और गहरे कीचड़ से भरा पड़ा था। वो रास्ता बेहद मुश्किल था और मेरी कमजोर सेहत की वजह से मैं थोड़ी ही दूर चलकर हांफने लगी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। लेकिन गैरेट ने बिना कुछ कहे मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया। उसके उन चौड़े कंधों ने मेरा पूरा वजन संभाल लिया। उसका हर एक कदम भारी था और उसके जूतों के नीचे सूखी लकड़ियां तड़क रही थीं। उसकी पीठ पर टिके टिके मैंने पूछा, गैरेट, हमें पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 2 दिन, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें उठाकर चलूंगा। मैं थका नहीं हूं। गैरेट मुझे अपनी पीठ पर लादे पूरी रात चलता रहा। सुबह के वक्त उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट बार निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। ये वही इकलौता चॉकलेट बार था जिसे मैंने कल लापरवाही से उसकी जेब में डाल दिया था। तुम क्या खाओगे? मैंने उसके माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है। लंबे समय से पानी और खाने की कमी की वजह से गैरेट के होंठ पूरी तरह सूख चुके थे और उनमें दरारें आ गई थीं। चांद की रोशनी में उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक पक्का इरादा और एक अजीब सी नरमी मिक्स थी। मैं मन ही मन अंदाजा लगा रही थी कि पुलिस हमें कब तक ढूंढ पाएगी। क्या गैरेट वाकई यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा? तभी अचानक एक पक्षी आवाज सुनकर चौंक कर उड़ा और उसकी वो तीखी चीख मेरे कान के पास गूंज उठी। दूर से कुछ तेजी से आते कदमों की आहट सुनाई दी। गैरेट के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उसने फुर्ती से मुझे अपनी गोद में उठाया और आगे की तरफ दौड़ने लगा। पुलिस ने हमें ढूंढ लिया था। बैंग! एक गोली की आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। गैरेट ने तुरंत मुझे अपने शरीर से ढक लिया और गोली सीधे उसके दाहिने कंधे के पार निकल गई, जिससे उसका पूरा शरीर एक झटके से कांप उठा। अचानक कई टॉर्चेस की तेज रोशनी हमारी तरफ चमकी, जिसने पल भर के लिए मेरी आंखों को चौंधिया दिया। गैरेट ने अपने सही वाले हाथ से मेरी आंखों को ढक लिया। अपनी मिचमिचाती आंखों से मैंने गैरेट के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। वो कैसी मुस्कान थी? बिल्कुल बेबस, ठंडी और खूंखार। मैंने तुम्हें कम आंका, हेनरी फ्लेचर। मुझे लगा था तुम एक डरपोक इंसान हो। हेनरी अपने भारी लेदर बूट्स में आगे बढ़ा और उसने अपनी गुन सीधे गैरेट के माथे पर तान दी। तुमने कानून को कम आंका, हेनरी ने बड़ी मजबूती से कहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता थी और उसकी आंखें बिल्कुल थमी हुई थीं। हवा में खून की वो मेटेलिक महक फैल चुकी थी। गैरेट के कंधे से खून बहकर उसकी शर्ट को गीला कर रहा था। वो खून धीरे धीरे नीचे टपकते हुए उसकी छाती पर सजे उस कागज के गुलाब, पेपर रोज, को एक गहरे, दर्दनाक लाल रंग में रंग रहा था। इस हालत में भी गैरेट ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था।
हेनरी ने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। गैरेट की वो काली आंखें लगातार मुझ पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, धोखा मिलने का कोई गुस्सा नहीं था, कोई गाली नहीं थी। बस वो एकटक शांत नजरों से मुझे देख रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, अब तो तुम्हें तुम्हारा बदला मिल गया ना? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, गैरेट ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? उसके होंठ आपस में भींचे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरा जवाब सुनने के लिए मरा जा रहा हो और साथ ही उस जवाब से डर भी रहा हो। मैंने अपने होंठ चबा लिए, लेकिन गैरेट ने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया। वो बड़ी कड़वाहट के साथ हंसा, जैसे उसे पहले से ही जवाब पता हो। उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स लगा और उसका वो तना हुआ कंधा थोड़ा ढीला पड़ गया। तभी अचानक गैरेट ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। उसने न जाने कब बड़ी चालाकी से अपनी गुन को दाहिने हाथ से बाएं हाथ में शिफ्ट कर लिया था। मुझे अचानक याद आया कि वो अपने दोनों हाथों से हथियार चलाने में कितना माहिर था। मैं उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर गैरेट ने पलक झपकते ही उस गुन को सीधे मेरे माथे पर तान दिया। उसके होंठ कांप रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल बेबस लग रहा था। गैरेट ने कहा, डोरिस, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। क्या तुम मेरे साथ मरोगी? मैं बिल्कुल शांत हो गई और बिना किसी डर के कहा, हाँ। मैं जानती थी कि गैरेट मुझे नहीं मारेगा। अपनी जिंदगी के इस आखिरी मोड़ पर वो मेरे माथे पर गुन तान कर मुझसे ना सुनना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले हर बात पर कहती थी। डोरिस, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं। डोरिस, क्या हम एक साथ नई जिंदगी शुरू करें? नहीं। डोरिस, प्लीज मत मरो। इस बार गैरेट मुझसे हाँ नहीं सुनना चाहता था। गैरेट मुझे मरने नहीं दे सकता था क्योंकि वो जानता था कि मैं अपनी बहन एफी के साथ हुए उस हादसे से कभी उबर नहीं पाई हूं। मेरा पहला बदला मेबल से था, दूसरा बदला इस गैरेट से था और मेरा तीसरा बदला खुद अपने आप से होने वाला था। मैं तो पहले से ही मरने के लिए तैयार बैठी थी। वो चाहता था कि मैं जिंदा रहूं। वो मुझसे ये वादा चाहता था कि उसकी मौत के बाद मैं अपनी जान नहीं लूंगी। और मैंने जानबूझकर उसकी इस आखिरी इच्छा को भी तोड़ दिया। जैसे ही मेरे मुंह से हाँ निकला, गैरेट ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज एकदम सख्त और भारी हो गई। डोरिस, मरने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुम मरी तो मैं नर्क में भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इतना कहते ही गैरेट ने अचानक मुझे पूरी ताकत से हेनरी की तरफ धकेल दिया। हेनरी ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया। हेनरी के पास खड़ी होकर मैंने देखा कि गैरेट सामने वाले पेड़ के सहारे नीचे बैठ गया था। उसका बहुत सारा खून बह चुका था। उसका चेहरा किसी जाल में फंसे जख्मी जानवर की तरह सफेद पड़ गया था। फिर भी उसकी भौहों पर बना वो कटी हुई लकीर का निशान वैसे ही तना हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, डोरिस, अपनी आंखें बंद करो। फ्लेचर, इसकी आंखें बंद करो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, हेनरी के हाथ ने मेरी आंखों को पूरी मजबूती से ढक दिया। उस अंधेरे के बीच मुझे एक जोरदार बैंग की आवाज सुनाई दी। फिर हेनरी ने मेरी आंखों को ढके हुए ही मेरा रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। मुझे आसपास कुछ धुंधली सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोई बहुत धीमी आवाज में कह रहा था, गैरेट डीन मर चुका है। मैंने खुद को जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया, जबकि हेनरी का हाथ मेरे कंधे पर टिका था। उसने बड़े धीमे से कहा, डोरिस, तुम रो रही हो,